जरूरत ही नहीं। अब आओ, मेरे गले से लग जाओ। मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी और सेवक हूँ। मेरा हृदय उछल पड़ा। एक बार मुंह से निकला, अरे आप, और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई। एक हाथ लंबा घूंघट खींच लिया। मुंह से एक शब्द न निकला। स्वामी ने कहा, अब ये शर्म और पर्दा कैसा? मैंने कहा, आप बड़े छलिए हैं। इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मजा आया? स्वामी, इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया, उतना घर के अंदर शायद बरसों में भी न पहचान सकता। यह अपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती? अवश्य, बड़ी खैरियत हुई, मगर ये दिल लगी बहुत दिनों याद रहेगी। मेरे स्वामी औसत कद के, सांवले, चेचकरू, दुबले आदमी हैं। उनसे कहीं रूपवान पुरुष मैंने देखे हैं, पर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो रहा था, कितनी आनंदमय संतुष्टि का अनुभव कर रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने पूछा, गाड़ी कब तक पहुंचेगी? शाम को पहुंच जाएंगे। मैंने देखा, स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है। वो 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ ताकते रहे। मैंने उन्हें केवल बात में लगाने ही के लिए यह अनावश्यक प्रश्न पूछा था, पर अब भी जब वो न बोले तो मैंने फिर न छेड़ा। पानदान खोलकर पान बनाने लगी। सहसा उन्होंने कहा, चंदा, एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ हाँ, शौक से कहिए। उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा, मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो तो मैं तुमसे विवाह न करता। अब तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं किसी तरह तुम्हारे योग्य न था। मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा, ऐसी बातें न कीजिए। आप जैसे हैं, मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ। दूसरा स्टेशन आ गया। गाड़ी रुकी। स्वामी चले गए। जब जब गाड़ी रुकती थी, वो आकर 2-4 बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में ये भी मालूम हो रहा है कि सास जी स्वभाव की रूखी हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो। फिर लिखूंगी। मुझे इसकी चिंता नहीं कि घर कैसा है, आर्थिक दशा कैसी है, सास ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुझसे खुश रहें। पतिदेव को मुझसे प्रेम है, वो मेरे लिए काफी है। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हारे बहनोई जी का मेरे पास बार बार आना सास जी को अच्छा नहीं लगता। वो समझती हैं, कहीं ये सिर न चढ़ जाए। क्यों मुझ पर उनकी यह कृपा है, कह नहीं सकती, पर इतना जानती हूँ कि वो अगर इस बात से नाराज होती हैं, तो हमारे भले के लिए। वो ऐसी कोई बात क्यों करेगी जिसमें हमारा हित न हो। अपनी संतान का हित कोई माता नहीं कर सकती। मुझ ही में कोई बुराई उन्हें नजर आई होगी। 2-4 दिन में आप ही मालूम हो जाएगा। अपने यहाँ के समाचार लिख की आशा 1 महीने के पहले तो नहीं है। यो तुम्हारी खुशी। जवाब तुम्हारी, चंदा। देहली अंडस्को प्यारी बहन, तुम्हारे प्रथम मिलन की कुतूहलमय कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समझा था तुम्हें मुझ पर हसद होगा, पर क्रिया उल्टी हो गई। तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है। मैं जिधर नजर डालती हूँ, सूखे रेत और नग्न टीलों के सिवा और कुछ नहीं। खैर, अब कुछ मेरा वृतांत सुनो। अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई। सुबह विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असह्य हो गई है। कुछ विचित्र जीव हैं, घर में आग लगे, पत्थर पड़े इनकी बला से। इन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं से शाम तक घर के झंझटों में कुड़ा करूं, इन्हें कुछ परवाह नहीं। ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा था। इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी। अभी तो खैर 2 ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल बच्चे हो गए तब तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। ईश्वर न करे वो दारुण विपत्ति मेरे सिर पड़े। चंदा, मुझे अब दिल से लगी हुई है कि किसी भांति इनकी वो समाधि भंग कर दूं, मगर कोई उपाय सफल नहीं होता, कोई चाल ठीक नहीं पड़ती। एक दिन मैंने उनके कमरे के लैंप का बल्ब तोड़ दिया। कमरा अंधेरा पड़ा रहा। आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा। मुझसे पूछा, मैंने कह दिया बल्ब टूट गया। बस, आपने भोजन नहीं किया और मेरे कमरे में आकर लेट रहे। पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं। न जाने वो उत्सुकता कहाँ विलीन हो गई।
दिन भर गुजर गया, आपको बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं। आखिर मुझी को बाजार से लाना पड़ा। एक दिन मैंने झुंझलाकर रसोई को निकाल दिया। सोचा जब लाला रात भर भूखे सोएंगे तब आंखें खुलेंगी, मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय न मिली, कुछ परवाह नहीं। ठीक 10 बजे आपने कपड़े पहने, एक बार रसोई की ओर जाकर देखा, सन्नाटा था। बस कॉलेज चल दिए। एक आदमी पूछता है, महाराज कहाँ गया, क्यों गया, अब क्या इंतजाम होगा, कौन खाना पकाएगा। कम से कम इतना तो मुझसे कह सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाजार से ही कुछ खाना मंगवा लो। जब वो चले गए तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। रॉयल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कॉलेज भेज दिया, पर खुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था, सिर में दर्द होने लगा। आप कॉलेज से आए और मुझे पड़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानो मुझे त्रिदोष है। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा। डॉक्टर आए, आंखें देखी, जबान देखी, हरारत देखी, लगाने की दवा अलग दी, पीने की अलग। आदमी दवा लेने गया, लौटा तो 12 रुपये का बिल था। मुझे इन सारी बातों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि कहाँ भागकर चली जाऊं। उस पर आप आराम कुर्सी डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए और एक एक पल पूछने लगे, कैसा जी है, दर्द कुछ कम हुआ। यहाँ मारे भूख के आंते कुलकुला रही थी, दवा हाथ से छुई तक नहीं। आखिर झक मारकर मैंने फिर बैरे से खाना मंगवाया, फिर चाल उल्टी पड़ी। मैं डरी कि कहीं सवेरे फिर यह महाशय डॉक्टर को न बुला बैठे, इसलिए सवेरा होते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लगी। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकर दंड स्वरूप एक काठ के उल्लू को रखना पड़ा, जो मामूली चपातियां भी नहीं पका सकता। उस दिन से एक नई बला गले पड़ी। दोनों वक्त 2 घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं। इसे अपनी पाक कला का ऐसा घमंड है कि मैं चाहे जितना बकूं, पर करता अपने ही मन की है। उस पर बीच बीच में मुस्कुराने लगता है, मानो कहता हो कि तुम इन बातों को क्या जानो, चुपचाप बैठी देखती जाओ। जलाने चली थी विनोद को और खुद ही जल गई। रुपये खर्च हुए, वो तो हुए ही, एक और जंजाल में फंस गई। मैं खूब जानती हूँ कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट न थी, चित्त जरा भी अशांत न था। क्या दशा होती, पर मेरे लिए इस दशा में रहना असह्य है। मैं आगे जो वृतांत कहने, चंदा मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी बड़े घर की बेटी व अन्य कहानियां दो वाली हूँ। उसे सुनकर तुम नाक भान से कोड़ोई, मुझे कोसोगी, कलंकिनी कहोगी, पर जो चाहे कहो, मुझे परवाह नहीं। आज 4 दिन होते हैं मैंने त्रिया चरित्र का एक नया अभिनय किया। हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। वहां मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे। विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं, मानो ध्यानावस्था में हो। न बोलना, न चालना। फिल्म इतना सुंदर था, एक्टिंग इतनी सजीव कि मेरे मुंह से बार बार प्रशंसा के शब्द निकल जाते थे। बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था। हम दोनों उस फिल्म पर आलोचनाएं करने लगे। वो फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था। फिल्म से ज्यादा मजा मुझे उसकी बातों में आ रहा था। बहन, सच कहती हूँ, शक सूरत में वो विनोद के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकता, पर केवल विनोद को जलाने के लिए मैं उससे मुस्कुराकर बातें करने लगी। उसने समझा कोई शिकार फंस गया। अवकाश के समय वह बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई, पर विनोद अपनी जगह पर ही बैठे रहे। मैंने कहा, बाहर चलते हो, मेरी तो बैठे बैठे कमर दुख गई। विनोद बोले, हाँ हाँ चलो, इधर उधर टहलाएं। मैंने लापरवाही से कहा, तुम्हारा जी न चाहे तो मत चलो, मैं मजबूर नहीं करती। विनोद फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, अच्छी बात है। मैं बाहर आई तो बंगाली बाबू ने पूछा, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? मेरे पति यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा, वे आपके पति थे, अजीब आदमी हैं। आपको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है। हाँ, मेरा मकान तो बंगाल में है। कंचनपुर के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। महाराजा साहब वायसराय से मिलने आए हैं, तो अभी 2-4 दिन रहिएगा? जी हाँ, आशा तो करता हूँ। रहूं तो साल भर रह जाऊं, जाऊं तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊं।
हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक नहीं, यूं बड़े सज्जन और मिलनसार हैं। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ये बातें करते करते हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। बाबू ने चाय और टोस्ट लिया। मैंने सिर्फ चाय ली। तो इसी वक्त आपका महाराजा साहब से परिचय करा दूं। आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आप मुग्ध हो जाएंगी। मैंने आईने में अपनी सूरत देखकर कहा, जी नहीं, फिर किसी दिन पर रखिए। आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की कहानी अगले भाग में।